सर आज आप इंडिया में में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, इसका विषय क्या है ये बताइए हमारे दर्शकों को। आज का जो विषय है, केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे इन्होंने हमारा इस्तेमाल करके जो समय है और कैलाश फुल्लारी साहब जो जालना के, इनका इस्तेमाल करके लोकसभा के जो उनके विरोधक हैं उनको ख़त्म करने का काम किया और उनका राजकीय स्वार्थ पूरा करने के लिए हमारा इस्तेमाल किया। और जब हमारा इस्तेमाल करके उनका राजकीय स्वार्थ पूरा हो गया और वो लोगों को उनके पार्टी में शामिल कर लिया, उनके साथ ले लिया, तो उनके ऊपर जो शिकायत हमने जो दी है, जो अर्जुन खोतकर जी हो या अब्दुल सत्तार हो, इनके खिलाफ जो हमने ईडी होंगी, सीबीआई होंगी, सीआईडी होंगी, इनकी जो हमने शिकायतें दर्ज करवाई, आज ये सारे शिकायतें जो है ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर ऐसा है तो जो सत्ताधारी लोग हैं सीआईडी का, सीबीआई का, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग करके अपना राजकीय स्वार्थ पूरा करके सत्ता में जाकर बैठ रहे हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों को पब्लिक में उजागर करना चाहिए और प्रेस के सामने माध्यम में उजागर करना चाहिए, इसलिए प्रेस। सर ईडी क्यों लगना चाहिए? सर ये लोगों ने जो भ्रष्टाचार किए, इनके भ्रष्टाचार के ऊपर इनकी ईडी की कार्रवाई हो या सीआईडी की कार्रवाई हो या सीबीआई की कार्रवाई हो, आपको क्या लगता है? बहुत सारे भ्रष्टाचार है। अब्दुल सत्तार के मैंने अभी तक कम से कम 10 से 12 कंप्लेंट दर्ज करवाई है, 7-8 हमारे प्रकरण हाईकोर्ट में चालू है। उसके बाद जो कैलाश फुल्लारी साहब ने अर्जुन खोतकर की जो कंप्लेंट दी, उसके ऊपर सीआईडी की कार्रवाई हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुका है। उनके कैसे 300-350 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है, ये तो पूरा प्रेस मीडिया को मालूम है। तो जब ये कार्रवाई हो रही है तो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो सीधी बात है, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उन पर कार्रवाई करना चाहिए। जैसा कि भाजपा का नारा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो नारा भूलकर अगर आप भ्रष्टाचारियों को अगर तुम आप उनके वॉशिंग मशीन में साफ करके उनको अगर पवित्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है और ये राजकीय ब्लैकमेलिंग है, ऐसा हमारा मानना है। तो आपको लगता है कि मतलब बीजेपी वाले जो तो ईडी मतलब इनको बचा रही है? सीधा हमारा बोलना है कि ईडी और सीबीआई या फिर सीआईडी के माध्यम से भाजपा विरोधकों को सफाया करके इनको अपने साथ में लेकर सत्ता में जाने की कोशिश कर रही है और ये गलत तरीके से ये असंवैधानिक तरीके से सत्ता में जा रही है, जो कहीं ना कहीं अपना हमारी भारतीय लोकशाही हो और प्रजातंत्र को खतरा है इससे। सर कहीं ना कहीं देखने में आता है कि मोदी जी रोंदे उनके कोई सिपा सालार रोंदे किसी विरोधी के बारे में आज बोलते हैं, कल परसों ही चले जाते बीजेपी में। तो अभी देखो पीछे किरीट सोमन ब्लैक हो जाते हैं। देखो ये सब भ्रष्टाचार जो उनके साथ गए, इनके बड़े भ्रष्टाचार है। जैसा मोदी साहब ने एक भाषण में कहा था अजय पवार साहब को कि इनका 70,000 करोड़ का घोटाला है, तो आज वो 70,000 करोड़ का घोटाला करके उप मुख्यमंत्री पद पर जाकर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर, फिर उनका घोटाला कहा गया। आज आप देख रहे सुमित्रा पवार को भी उन्होंने पीछे क्लीन चिट दी, ये बात नहीं थी। अगर इतने बड़े भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट दे रहे हो और उनके जो किरीट सोमैया जो भ्रष्टाचारियों का कर्दन काल बोले जाते थे, उनका स्टेटमेंट है, उनको जो पब्लिक में पूछा गया कि भ्रष्टाचारी लोगों को सज़ा होना चाहिए लेकिन आज आपके साथ सत्ता में बैठे नजर आ रहे हैं, तो उनका बोल रहा था ये राजकीय कॉम्प्रोमाइज़ है। उनको कॉम्प्रोमाइज़ शब्द दिया उन्होंने, और ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है साहब, ये एक सीधा ब्लैकमेलिंग है और सीधा ये कहीं ना कहीं सेटलमेंट है, ऐसा हमारा आरोप है। यानी उनके पास चली गई तो सेटलमेंट नहीं, सीधा और सेटलमेंट को आप उसकी व्याख्या चेंज कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की व्याख्या बदल दे रहे हो, उसको राजकीय कॉम्प्रोमाइज़ बोल रहे हो, फिर भ्रष्टाचार क्या है? फिर अगर बीजेपी में नहीं जाएंगे तो डायरेक्ट ही जेल में जाएंगे। हाँ, अगर वो बीजेपी में नहीं जाएंगे या बीजेपी को साथ नहीं देंगे या बीजेपी के समर्थन में खड़े नहीं होंगे तो ये जेल में जाएंगे। जैसा संजय राउत साहब को जेल में डाल दिया था 10-11 महीने, क्योंकि उन्होंने सरेंडर नहीं हुए थे, दबे नहीं थे, तो उनको जेल हुई। तो वैसा अनिल देशमुख के साथ भी हुआ था, अनिल देशमुख साहब के साथ। कौन से पार्टी से? नवाब मलिक के साथ भी हुआ था। आप कौन से पार्टी से? मैं अभी कोई पार्टी से बिलोंग नहीं हूँ, मैं पिछले 5-6 साल से मैं निष्पक्ष काम कर रहा हूँ। सवाल आपसे, जैसे कि जालना के राव साहब दानवे, उनकी खुद की ज़मीन है जालना में, एक सियासी सवाल, उन्होंने अपनी खुद की ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करते हुए अब्दुल सत्तार साहब ने खुद अपनी ज़मीन दी है, जबकि राव साहब दानवे आते हैं बीजेपी से, कद्दावर नेता आते, अरे शिवसेना के शिंदे उठ के, ये क्या मजा है कि खुद की ज़मीन है, खुद की ज़मीन पर अपना ऑफिस खोल सकते थे। तो आपको मैंने बताया है कि वे अब्दुल सत्तार ये खुद की ज़मीन जो उन्होंने अब अभी राव साहब दानवे को जो दी है, तो कहीं ना कहीं इनको ईडी का, सीबीआई का, सीआईडी का डर है। ये डर के कारण उन्होंने शरणागति पत्करी स्वीकार की हुई और उन्होंने उनके साथ जाना स्वीकार किया है, क्योंकि उनको पता है अगर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा तो मैं शायद उनको जेल जाना पड़े। जैसे कभी कुछ महीने पहले शुगर फैक्ट्री में भी कुछ इंतखाब इलेक्शन हुए थे, तो बिन विरोध कुछ बीजेपी का आ गया। तो हाँ,
तो कहीं ना कहीं ये जरूरत राजकीय कैसा आता है? हाँ, तो कहीं ना कहीं ये राजकीय सेटलमेंट है कि भाई उन्होंने बांट कर लिया है शायद कि एक क्षेत्र तुम्हारा और एक क्षेत्र हमारा। जहाँ तक शुगर फैक्ट्री का, सिद्धेश्वर कारखाने का, वहाँ पे भाजपा के सत्ताधारी वहाँ पे बैठे हुए कई साल से, तो वो वहाँ जैसा कृषि उत्पन्न बाजार समिति में वहाँ पे भी कुछ उन्होंने ठहरा कर बैठा हुआ है सबको। तो कहीं यहाँ इनकी जो जीत है, कई जहाँ जीत कई बड़ी होती है, कई छोटी होती है, ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना अपना क्षेत्र बांट कर लिया है और ये बिल बांट कर खा रहे हैं और कहीं ना कहीं राजकीय सेटलमेंट है। एक आखिरी सवाल है, जैसे कि नांदेड़ के एक्स सीएम अशोक राव जी चौहान, हाँ एक्स सीएम जो तो बीजेपी में चले गए, क्या कहेंगे? अब पीछे जो अशोक राव जी चौहान जब बीजेपी में जाने के पहले ही एक न्यूज़ थी कि आदर्श घोटाले की फाइल फिर से ओपन होगी। ये जैसी ब्रेकिंग न्यूज़ लगी थी, आपको शायद पता होगा, जैसी ब्रेकिंग न्यूज़ लगी उसी कुछ ही महीनों के बाद पता चला कि अशोक चौहान जी जाने के लिए तैयार हो गए। तो कहीं ना कहीं आदर्श घोटाले के नाम पर फिर से उनको दबाया गया। तो अगर देखो, घोटाले उजागर कब हो रहे हैं? जब वो विरोधी पक्ष में हो, जब विरोधी पार्टी में कोई नेता रहता है। आज केजरीवाल साहब को देखिए, आज जेल में, उनको बेल तक नहीं लेने दे रहे। और बेल लेना हमारे यहाँ पे भारतीय संविधान में ये संवैधानिक अधिकार है बेल लेना। जब उनको बेल नहीं मिल रही है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर समझो दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री जिनको बेल नहीं मिलने दे रहे, तो हम हमारे न्याय व्यवस्था, हमारे कानून को, हमारे ये तपास यंत्रणा को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? क्या वो इतने बड़े आतेरी के हैं क्या? तो कहीं ना कहीं ये यंत्रणा का गलत इस्तेमाल हो रहा है, न्याय व्यवस्था का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर ऐसा इस्तेमाल अगर चलता रहा तो हमारा भारतीय लोकशाही, भारतीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो तो संविधान बदलने की बात की जा रही है, तो जहाँ तक आज परिस्थिति अगर देख रहे हैं हम, तो चर्चाएं ये लगातार चल रही है कि भारतीय संविधान बदला जाएगा। ये चर्चा आम बात होगी, बच्चा बोल रहा है आज कि भारतीय संविधान बदल लेंगे। नारा लगाया जा रहा है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 29 के बाद तो इलेक्शन भी नहीं होंगे, यहाँ पे रशिया टाइम मॉडल लागू हो जाएगा। ये भी चर्चा चालू है। अगर ऐसा रहा तो हमारे देश के लिए जो लोगों ने बलिदान दिए, कुर्बान हो गए, उनके बलिदान का और कुर्बानी का क्या महत्व रह जाएगा? सर, जैसे बीजेपी 400 का नारा लगा रही है, अगर उनके विरोधी यानी महाविकास आघाड़ी ये नारा अगर लगाती 400 पार कर, फिर उनके पास क्या जवाब रहता? सब बीजेपी जो नारा लगा रही है 400 पार का नारा, आज की परिस्थिति देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि 300 पार भी कर पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं लगता सर। और ठीक है, आघाड़ी में आज जो परिस्थितियाँ है कि आघाड़ी में बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को आज किसी न किसी तरह दबाया जा रहा है कि वो इसलिए कि आघाड़ी सरकार सत्ता में न जाए, ये उनकी पुरजोर कोशिश चालू है। लेकिन आम जनता जो है आज ये बदलाव लाना चाहती है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि आम आदमी आज अभी बदलाव चाहती है। चलिए, आपका नाम? महेश शंकरपल्ली मेरा नाम है, सिल्लोड से बिलोंग करता हूँ।